चलो, तो आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है किस चीज़ का? कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड लेक्चर। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा बस कंसेप्ट पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्ट फिर पैसेज पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ हो चुका है, ये सारा चीज़ हो चुका है, पूरा डेफिनेशन हो चुका है, इसका वर्ड मीनिंग बोले थे याद करने के लिए, कर लिए? नहीं किए हो, इसीलिए तो तुम लोग का दिक्कत होता है। ये सारे टिप्स ट्रिक बता चुके हैं, ये करना था कि अगर वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अगर तुम्हारे पैसेज में, ठीक है, तो उसको कैसे डील करेंगे, तो कैसे डील करेंगे, तो देखो, दिस क्वेश्चन टेस्ट द स्टूडेंट नॉलेज। जो वोकैब से क्वेश्चन आता है वो सिर्फ स्टूडेंट का नॉलेज को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि उसको कितना नॉलेज है वर्ड को लेकर के, है समझ में, उस वर्ड को लेकर के उसको कितना नॉलेज है फॉर वर्ड एंड देयर मीनिंग, और उसके मीनिंग को लेकर के, है समझ में, इन द कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में उस पैसेज में यूज हुआ है वो वर्ड, उस कॉन्टेक्स्ट में उसे मीनिंग पता है कि नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे ऐसा क्यों यूज हुआ वो सब पता है कि नहीं, इसलिए वहां पे वर्ड मीनिंग का टेस्ट लिया जाता है तुम लोगों से। दे आर रिटन इन द पैसेज, पैसेज में वो चीज रिटन होगा वो वर्ड मीनिंग, एज वेल एज मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का भी वही फ्रेजल वर्ब, जैसे मुहावरे हो गया, ठीक है, फ्रेजल वर्ब हो गया, मुहावरा हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, इडियम्स हो गया, है समझ में, इडियम्स हो गए यानी क्या चीज, कहावतें, कहावतें होती हैं, तो वो सब चीजें भी यूज किया जा सकता है। पहला है वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दूसरा साइनोनियम से रिलेटेड आ सकता है, यानी कि पैसेज में दो वर्ड दिया होगा उसको उठाया कहेगा किससे रिलेटेड, जो है ऑप्शन में से कौन सा जो है वो करेक्ट है, इसी से रिलेटेड मीनिंग कौन सा है समझ में, जिससे मीनिंग दे रहा हो। एंटोनियम से आ सकता है रिलेटेड, एक वर्ड दे देगा कहेगा इसका विपरीत अपोजिट कौन सा मीनिंग है वो बताओ, या फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ सकता है समझ में, कि एक वर्ड में बताओ, उस वर्ड का डेफिनेशन लिख के दे देगा, कहेगा कि इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, है समझ में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इफ यू आर नॉट श्योर, अगर वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन आता है तो अगर तुम्हें श्योर नहीं है मीनिंग से रिलेटेड, उस वर्ड के बारे में तुम्हें नहीं पता है, तो तुम जो है वो गेस करो, गेस इट फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच इज यूज्ड, जहां पर उस पैसेज में जो चीज यूज हुआ है वर्ड मीनिंग, वहां पे जाओ उस पैसेज में, वहां पे उस लाइन को पढ़ करके गेस करो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, फिर आकर के ऑप्शन में अपना क्या करो, देखो छांटो ऑप्शन को, सब ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर तुमको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, पर एग्जैक्ट देखना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या होगा, और उसको मीनिंग में जब वो चीज समझ में आ जाएगा तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख देंगे कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, आ रहा है समझ में, हाँ। फाइंड फाइंड ए वर्ड और ए फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शंस, ऑप्शंस में से फिर उसको फाइंड करो, ठीक है, जो भी सेम सेंस दे रहा है, एक तरीके का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट, अगर साइनोनिम से रिलेटेड आया तो रीराइट द सेंटेंस इन विच द वर्ड इज यूज्ड, तो जहां पर वो वर्ड यूज हुआ है वहां पर उस सेंटेंस को रख के देखो, जो भी अगर तुमको साइनोनियम्स कह रहा है उसके बारे में करने के लिए, लिखने के लिए, तो ऐसा समझो, यानी ऑप्शन में से वो वर्ड उठाओ, ठीक है, और उसको जहां पर वो जिस वर्ड का साइनोनियम्स पूछ रहा है उस वर्ड को रिप्लेस करके ऑप्शन का पहला वाला ऑप्शन ले रखो वहां पे, और देखो पूरे सेंटेंस को पढ़ करके वो मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर दे रहा हो तो ठीक, नहीं दे रहा हो तो गलत है फिर, आया समझ में, हाँ, आया समझ में, ये करो। इंसर्ट ओनली वन वर्ड और फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है, उसके बाद एंटोनियम्स बेस में तो भाई वही है, रीराइट द सेंटेंस इन विच द वर्ड इज यूज, इंसर्टिंग ओनली वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन सो दैट द सेंटेंस मेक द अपोजिट सेंस, वहीं पे रख के देखो, सेम ऐसे जैसे साइनोनिम्स में किए, उस वर्ड को उठाकर उस जहां जिस वर्ड का पूछ रहे हो उसको हटा के वहां पुट करो, सेंटेंस अगर जस्ट उसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक अपोजिट वर्ड है उसका एंटोनियम से, आया समझ में, ये चीज करो। और वन वर्ड के लिए तो वही है, वन वर्ड के लिए भी सेम प्रोसेस है, क्या करना है, उस चीज को सेंटेंस से ले जाकर पुट करके देखो मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसका फुल, ठीक है, सबका प्रोसेस सेम ही है चेक करने का। अब आते हैं डिस्क्रप्टिव पैसेज पे, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अब हम लोग का जितना हम लोग का था बेसिक चीज, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड वो सारा चीज हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ हम लोग को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, तो ये 2-3 सप्ताह हम लोग क्या चलेगा, कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस चलेगा, सोचो 2-3 सप्ताह प्रैक्टिस करेंगे, इतना माहिर हो जाओगे, और एक कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 30-40 तुमको वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगा,
2-3 सप्ताह में कितने वर्ड मीनिंग तुम लोगों के पास होगा, आया समझ में? और उन वर्ड मीनिंग को डेली जाके याद करना है, तो करेंगे। और उन वर्ड को डेली जाकर के क्या करना है, याद करना है। ऐसे नहीं दे रहे हैं लिख करके, मेहनत लगता है उसके पीछे। कितने मार्क्स का आता है ये? 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। उसी तरह से फैक्चुअल भी 10 मार्क्स का आएगा, दोनों 10-10 के मिल करके 20 नंबर का हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, पैसेज नंबर फर्स्ट में स्टार्ट आता है, ठीक है? यहाँ पे काउंटिंग मत देखना, जहां तहां से उठाया गया है, समझ में आया? पैसेज नंबर फर्स्ट पे आते हैं। पहले देखो ऊपर लिखा रहेगा कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, जो कि हमको एकदम नहीं करना है, ठीक है? लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव वाला है तो फिर करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव वाले में। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंस में अरेंज नहीं होता है, कहानी कुछ और है, बाद में उसमें कुछ और कुछ आ रहा है। ऐसे पॉइंट बनेगा तो मतलब डिस्क्रिप्टिव बताया। हाँ, ऐसे पॉइंट बनेगा तो डिस्क्रिप्टिव बताया। ऐसे पॉइंट बनेगा डिस्कसिव वाला। हाँ, अगर ऐसा पैराग्राफ में दिया हुआ है तो ये डिस्क्रिप्टिव ही है, समझो पैराग्राफ में है तो। और वो सिर्फ एक ही हाँ पैराग्राफ। एक ही पैराग्राफ में हाँ, वो फैक्चुअल वाला है, फैक्ट दिया उसमें, आया समझ में? तो अब आते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव वाले में। डिस्क्रिप्टिव वाले में कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग दैट फॉलोज। जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देना है तुम्हें, क्या चाहिए? रीड को, पैसेज को रीड करने के बाद, है समझ में? स्टार्ट करते हैं। पहले तुम लोग पढ़ो, चलो हम भी पढ़ते हैं, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या कह रहा है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ फार्मिंग। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या है, पहले देखो, पहले एक बार पढ़ लिया जाए, फिर उसका मीनिंग देख लिया जाए, और फिर आते हैं, फिर उसके बाद इसके पूरे फुल उस पे एक्सप्लेनेशन पे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे जब पढ़ेंगे, तुम लोग भी साथ साथ पढ़ो, लेकिन मन में पढ़ो, आंख के थ्रू, आया समझ में? और जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आए उसको बस अपने दिमाग में क्लिक कर लो कि अरे इसका मीनिंग नहीं आया समझ में, आया समझ में? इसका मीनिंग नहीं आया समझ में, ताकि नीचे फिर डिस्कस करेंगे सबका मीनिंग। आया समझ में कि नहीं आया? चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ फार्मिंग विच प्राइमली एम एट कल्टिवेटिंग द लैंड एंड रेजिंग क्रॉप्स इन सच ए वे as to keep the soil alive and in good health by use of organic wastage। ऑर्गेनिक वेस्टेज में क्या क्या, जैसे क्रॉप का वेस्टेज हो सकता है, एनिमल का वेस्ट हो सकता है, फार्म में जो भी वेस्ट निकला है फार्म में, ठीक है, उसका वेस्ट हो सकता है, एक्वेटिक वेस्ट हो सकता है, ठीक है, एक्वेटिक मतलब पानी वाली चीजें, पानी वाला जो होता है वेस्ट वो हो सकता है, एंड अदर बायोलॉजिकल मटेरियल, और कुछ भी बायोलॉजिकल मटेरियल हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल, along with beneficial microbes, ठीक है, साथ ही साथ कुछ जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, टू रिलीज न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन को रिलीज करते हैं क्रॉप के अंदर, फॉर इंक्रीज द सस्टेनेबल प्रोडक्शन, जो कि जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं हमारे इको फ्रेंडली पोल्यूशन में, जो भी पोल्यूशन हो रहा है इको फ्रेंडली पोल्यूशन, उसको फ्री करने में मदद करते हैं, फ्री इन्वायरमेंट करने में, आया समझ में? नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ईयर एगो, बहुत साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में, टिल कब? तो ब्रिटिश रूल जब था तब से ही स्टार्ट था ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन ट्रेडिशनल इंडिया, अब के जो इंडिया है इसमें, जो एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड यूजिंग ऑर्गेनाइजिंग सॉरी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक टेक्निक्स, ऑर्गेनिक टेक्निक्स से ही आजकल के भी मतलब जनरेशन में भी जो हम लोग यूज करने लगे हैं, वेयर द फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स इटीसी, जहां पर ये सब चीज यूज होता है, आया समझ में? वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो कि प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज द, सॉरी कहाँ आ गया, यहीं पे था ना, हाँ, एनिमल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है कौन? ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक तरह का बैकबोन है, सपोर्ट जिसे कहते हैं, बैकबोन का मतलब, ठीक है। प्लगिंग वाज डन बाय बुललॉक्स, बुललॉक्स के द्वारा प्लगिंग किया जाता है, ठीक है, जो खेत को जोता जाता है उसे बुललॉक से किया जाता है, काउ डंग से फिर उसको वो किया जाता है, काउ डंग से, वाज बीइंग यूज्ड ए मैन्योर, मैन्योर को यूज करने के लिए, उसके जो भी उसके वेस्टेज चीजें हैं, जो भी उसके खाद्य पदार्थ हैं उसको यूज किया जाता है, ठीक है, डंग मतलब होता है गोबर, ठीक है। ड्यूरिंग इन 1950 1960 1950 1960 के दौरान जो है
द एवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ऑफ एन इंडिया, इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता रहा, बहुत ज्यादा होने लगा। सेवरली, उसी तरीके से जो है नेचुरल कैलेमिटीज, कैलेमिटीज मतलब होता है एक तरह का आपदा आना, उसी उसी समय सेवरल, उसी समय एक नेचुरली आपदा आ गया 1950 और 1960 के अराउंड के करीब में नेचुरली आपदा है, जिसमें बहुत सारे मतलब फूड प्रोडक्शन जो था, फूड क्राइसिस हुआ, फूड की कमी हो गई हमारे देश में, खाने पीने की, ठीक है, कमी हो गई, एक वही आपदा हुआ था। इसके कारण रिजल्ट ये निकला, एज ए रिजल्ट इसका ये रिजल्ट निकला कि जो गवर्नमेंट है वो फोर्सफुली इम्पोर्ट करी क्या चीज, फूड ग्रेन्स फ्रॉम फॉरेन, फॉरेन से जो है वो फूड को क्या किया गया, इम्पोर्ट किया गया, फूड की कमी को दूर करने के लिए, आया समझ में, फॉरेन से इम्पोर्ट किया गया फूड को, फूड ग्रेन्स को, कहाँ थे, फूड ग्रेन्स को, टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, ताकि अपना फूड की जो सिक्योरिटी है बचा सकें, ठीक है, खत्म कर सके फूड की कमी को। द गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, गवर्नमेंट जो है वो क्या की, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज की, यानी फूड जो खेती, जो किसान खेती करते हैं उस चीज को इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, स्कीम लागू कर करके, ताकि इंडिया में जो फूड की कमी हो रही है उसको दूर किया जाए, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। सेवरल हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वेयर ब्राउट अंडर द कल्टीवेशन, बहुत सारे हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को जो है वो दे दिया गया कल्टीवेट करने के लिए, खेती करने के लिए, आया समझ में। हाइब्रिड सीड्स का यूज किया गया, हाइब्रिड सीड्स का यूज किया गया, ठीक है, जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो जल्दी वो हों, ग्रो हों और अच्छे तरीके से ग्रो हों, अच्छा अनाज उपजे, नेचुरल तरीके से चीजें हों। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को रिप्लेस किया गया केमिकल फर्टिलाइजर से, उस दौरान ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को किससे रिप्लेस किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर से, ताकि जल्दी जल्दी क्या हो, अनाज उगे, आया समझ में, और इस क्राइसिस को दूर किया जाए। एंड लोकली मेड पेस्टिसाइड्स वेयर रिप्लेस्ड बाय केमिकल पेस्टिसाइड, और जो लोकली पेस्टिसाइड्स थे, ठीक है, उसको किससे दूर किया गया, केमिकल पेस्टिसाइड से, ठीक है। एज टाइम वेंट बाय, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, वैसे वैसे एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन केमिकल फार्मिंग, धीरे धीरे लोग जो है वो केमिकल फार्मिंग की तरफ बहुत ज्यादा डिपेंड होने लगे, एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा डिपेंड होने लगे। इसका कारण ये हुआ कि जो लैंड जो ये है केमिकल जो फार्मिंग है, इससे क्या होता है नुकसान, कि जो लैंड का फर्टिलिटी जो है ना वो लूज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, ज्यादा जो है लैंड वो उपज नहीं कर पाता है अनाज को, ठीक है। पेस्ट जो है वो इम्यून होने लगते हैं, पेस्ट जो है बिकम्स इम्यून, इम्यून होने लगते हैं, ठीक है, अभी समझेंगे इम्यून का मतलब क्या है। वैसे इम्यून मतलब एनर्जी होता है, इम्यून सिस्टम पढ़े होगे। रिक्वायर्ड द फार्मर टू यूज स्ट्रॉन्गर एंड कोस्टल पेस्टिसाइड, और फार्मर को जो है वो जरूरी पड़ने लगा, रिक्वायर्ड होने लगा किस चीज का, एक मजबूत और बहुत ज्यादा पैसा वाले पेस्टिसाइड्स को यूज करना मजबूरी होने लगा, क्योंकि लैंड का फर्टिलिटी कम होने लगा, और ज्यादा फिर उसमें लगेगा पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा पेस्टिसाइड डालने के लिए, ताकि लैंड उस तरीके का फसल उगाए, क्योंकि उसका फर्टिलिटी तो कम होने लगा केमिकल फार्मिंग की वजह से, आया समझ में। तो फार्मर को फिर फार्मिंग करने में ज्यादा पैसा लगने लगा, कॉस्ट ज्यादा लगने लगा, ड्यू टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, जो कॉस्ट जो फार्मिंग करने का जो कॉस्ट इंक्रीज होने लगा, इसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो ट्रैप, ट्रैप मतलब होता है जाल, ठीक है, ट्रैप, ट्रैप मतलब क्या होता है, जाल, किसी ट्रैप में फंस जाना, यानी किसी के जाल में फंसना। तो ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स, मनी लेंडर जो उधार देते हैं पैसे, उनके ट्रैप में बहुत सारे फार्मर्स क्या हो गए, फंस गए, उनसे उधार लेकर के खेती किए, लेकिन खेती बर्बाद हो गई, तब वो पैसा कैसे देंगे, तो उनके जाल में फंस गए, मनी लेंडर्स के जाल में, पैसे उधार तो लेते गए फार्म करने के लिए, लेकिन खेती उस तरीके की हुई नहीं, लैंड फर्टिलाइजर उतना था नहीं, केमिकल की वजह से, आया समझ में। इसी वजह से वो बहुत से फार्मर्स जो है मनी लेंडर्स के जाल में फंस गए, हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम, ये मनी लेंडर्स के बारे में है। देखो ये हु क्या है, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, ये हु किसके लिए आया है, मनी लेंडर्स के लिए आया है, देखो यही होता है ग्रामर पढ़ने वाला। तो मनी लेंडर्स हु, जो कि आर एक्सप्लॉइटिंग, जो कि इनको एक्सप्लॉइट करते थे, किनको, किसानों को, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या होता है, परेशान करना, जिसे एक तरह से कहो बहुत अत्याचार करते थे, वैसे मीनिंग बैठ गया यहाँ, पता नहीं था। हाँ, एक्सप्लॉइटेशन करना, तो नो नो एंड, उसका कोई मतलब कोई तरीका था ही नहीं उनसे परेशान होने के सिवा, और कोई तरीका नहीं था। एंड इसके कारण, फोर्सली, फोर्सिंग मेनी टू कमिट द सुसाइड, और ये,
इस तरह से भी फोर्स करते थे कि जाओ तुम सुसाइड कर लो, ठीक है। फार्मर को बोलते थे तुम सुसाइड करो, लेकिन हमारा पैसा क्या कर दो। इतना फोर्स करते थे फार्मर्स को मनी लेंडर्स। बोथ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स आर नाउ ग्रेजुअली शिफ्टिंग बैक टू ऑर्गेनिक फार्मर, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे किधर, बैक टू देखो, बैक टू मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पर अभी चर्चा हुआ होगा, हम लोग पढ़े थे अभी, ब्रिटिश के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट था, ठीक है। तो फिर उसके बाद बीच में खत्म हुआ उस फूड क्राइसिस की वजह से, आया समझ में, फिर केमिकल वाला आ गया था, लेकिन फिर हम लोग धीरे धीरे कहाँ स्विच होने लगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। आया समझ में। ये तो पूरा समझा ही दिया, अब समझाना ही क्या है, पूरा तो पैसा समझा ही दिया, सब समझाना क्या है। चलो इसके बाद वर्ड मीनिंग खाली देख लेंगे। पैसेज तो समझ में आ रहा है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, इट इज बिलीव बाय मेनी दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज हेल्दियर। बहुत लोग ये चीज बिलीव करते थे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हेल्दी है एज कंपेयर टू केमिकल फार्मिंग। आया समझ में। केमिकल फार्मिंग की वजह से जो अनाज उगते भी थे वो शरीर को हानिकारक पहुंचा देते, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला अनाज था वो हेल्दी था खाने में भी, बहुत से लोग का ये मानना भी था, ठीक है। आया समझ में। कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे हायर प्राइजेस फॉर द सेम, यानी कि ऑर्गेनिक वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने पीने वाले चीज, उस पर जो कंज्यूमर्स, खरीदने वाले जो लोग हैं, उस पर दुगना तिगना पैसा देने के लिए भी तैयार थे। है समझ में, कि हम वही खरीदेंगे, लेकिन चाहे तुम दुगना तिगना पैसा ले लो हमसे, लेकिन हम केमिकल वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे तो ऑर्गेनिक वाला ही प्रोडक्ट लेंगे। है समझ में, उस पर दुगना तिगना पैसा देने के लिए भी तैयार थे, इतना बिलीव था हमको, ठीक है। जिसकी वजह से मेनी फार्मर्स इन इंडिया, जिसकी वजह से जो इंडिया में बहुत सारे जो फार्मर्स है वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। आया समझ में। ड्यू टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड, क्योंकि हमारे तरफ इंडिया में और इंटरनेशनल में भी डिमांड हुआ किसका, ऑर्गेनिक फूड का, इसीलिए फार्मर्स भी जो है धीरे धीरे डिपेंड किधर चले गए, फार्म करने, ऑर्गेनिक फूड की तरफ। आया समझ में। फर्दर, जिसकी वजह से, मतलब हालांकि अब स्ट्रिंग्ड स्ट्रिंग्ड स्टैंडर्ड फॉर नॉन ऑर्गेनिक फूड इन यूरोपियन एंड यूएस मार्केट, यानी स्ट्रिंग मतलब होता है कठोर, ठीक है। तो मतलब कि जो नॉन ऑर्गेनिक फूड है वो यूरोप और यूएस मार्केट में कठोर तरीके से मना है, एकदम मना है कि और नॉन ऑर्गेनिक फूड जो है वो नहीं बिकेगा यूएस के मार्केट में, ठीक है, यूरोप के मार्केट में एकदम मना है स्ट्रिक्टली, ठीक है। जिसकी वजह से हैव टू लेड टू रिजेक्शन ऑफ मेनी इंडियन फूड्स, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन फूड्स को उन्होंने रिजेक्ट भी किया, ठीक है, क्योंकि वो नॉन ऑर्गेनिक फूड थे। आया समझ में, उनको रिजेक्ट किया गया कि हम नहीं लेंगे, वापस भेज दिया गया इंडिया में। कॉन्साइनमेंट्स इन द पास्ट, पुराने समय मतलब पिछले उसमें सालों में ये चीज हुआ है, ठीक है। हाँ ये चीज हुआ है, जब केमिकल फार्मिंग था तो जब हम लोग यहाँ से भेजते थे बाहर तो वो चीज वापस आ जाता था, ठीक है। कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है, अभी पढ़ेंगे कि जब कोई चीज वापस आए, सामान बाहरी से या फिर कोई चीज को हम क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो सामान को, वही चीज होता है, अभी पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग देयरफॉर प्रोवाइडेड ए बेटर अल्टरनेटिव टू केमिकल फार्मिंग, यानी केमिकल फार्मिंग के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक बेटर अल्टरनेटिव था, यानी कि उसको छोड़ करके एक सबसे अच्छा हमारे पास क्या था, हथियार था, क्या चीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। उससे भी, किससे, केमिकल फार्मिंग से भी। टुडे मोर देन 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स, आज जो है लगभग 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही है इंडिया में, समझ में आया। फर्दर देयर आर ओवर 15,000 सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर इन इंडिया, हमारे इंडिया में लगभग 15,000 से भी ज्यादा जो हैं वो क्या है, फार्मर्स जो सर्टिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सिर्फ करते हैं। आया समझ में। इंडिया देयरफॉर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब इंडिया जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर बन गया है ऑर्गेनिक फूड का, और ऑर्गेनिक फार्मर का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, आया समझ में, फूड का। टू द डेवलपमेंट नेशन, नेशन में भेजने के लिए, ठीक है, डेवलप जो पूरे नेशन में जो ऑर्गेनिक फूड का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट है, उसमें इंडिया भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्जा रखता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत से लैंड्स पर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है। द ऑर्गेनिक मूवमेंट हैज अगेन स्टार्टेड इन इंडिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिक मूवमेंट को फिर से इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया। ये पूरा पैसेज था।
आया समझ में? ये था पूरा पैसेज। मजा आया? अब इतना समझने के बाद फिर जाएंगे हम लोग कहाँ पर? क्वेश्चन पर। पहले ये सब देख लेते हैं थोड़ा, वर्ड मीनिंग। कल्टीवेटिंग, मान लो कल्टीवेटिंग नहीं पता था तुम्हें, तो टू ग्रो प्लांट और क्रॉप्स, जो खेती करना होता है यानी प्लांट या क्रॉप्स को ग्रो करना होता है, उसी को कल्टीवेटिंग कहते हैं। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? जो चीज स्थायी हो, जो टिका हुआ हो, ठीक है, लॉन्ग, बहुत समय से वो टिका हुआ है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं सस्टेनेबल, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, लॉन्ग टाइम से वो टिका हुआ है, ठीक है, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल। विदाउट कॉजिंग डैमेज, बिना कोई डैमेज किए हुए इन्वायरमेंट में, उसी को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल। और यहीं पे हम लगा दें अनसस्टेनेबल, मतलब जो टिकाऊ ना हो, ज्यादा समय तक वो टिक नहीं पा रहा है, ठीक है, जैसे ही रख रहे हैं, कुछ देर तो टिका लेकिन फिर हट गया, ठीक है, उसका माइंड सेट चेंज हो गया। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? प्लगिंग, प्लगिंग मतलब होता है क्या चीज? जुताई करना होता है, ठीक है, यानी द एक्ट ऑफ टर्निंग द सॉइल, सॉइल को जो टर्न किया जाता है, ठीक है, ओवर विद ए प्लग, यानी जो हल होता है उससे। बुल्क लॉक, बुल्क लॉक मतलब जो बैल होता है उसे कहते हैं बुल्क लॉक, ठीक है। मेल कैटल, जो मेल कैटल होते हैं, जो मवेशियों में जो मेल लोग होते हैं, मवेशियों में, ठीक है, उसमें जो मेल होते हैं, स्पेशली ऑक्शन, ऑक्श में जो होते हैं वो लोग, यूज्ड फॉर वर्क, जो काम करते हैं, उसी को कहते हैं बुललॉक्स, ठीक है, जैसे पुराने जमाने में क्या था, बुल से ही तो जोताया जाता था, तो वही होते हैं बुललॉक्स। मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद होता है, मैन्योर मतलब क्या होता है? खाद, यानी वेस्ट मैटर्स यूज्ड फॉर टू फर्टिलाइजर लैंड, जैसे गाय के गोबर हो गया, वेस्ट चीज है, लेकिन उसको क्या किया जाता है? खाद में यूज किया जाता है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो लकड़ियां सड़ जाती हैं वो भी खाद बन जाती हैं, आया समझ में? तो वो सब चीजें हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैन्योर। कैलेमिटी बताए थे, आपदा या विपित होता है, ठीक है, विपत्ति जिसे कहते हैं, कैलेमिटी। ए सीरियस इवेंट कॉजिंग वाइड स्प्रेड, मतलब पूरा फैल जाना, वाइड मतलब चौड़ा, स्प्रेड मतलब फैलना, ठीक है, तो इस तोड़ के भी समझोगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो ए सीरियस इवेंट कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज और सफरिंग, समझ में आया? जो डैमेज कर दे, जो उस चीज से गुजरे, सफर कर दे पूरा, उसी को कहते हैं। क्राइसिस, क्राइसिस मतलब लाया हुआ या लाना हो, सॉरी, संकट होता है, क्राइसिस मतलब संकट होता है, क्राइसिस हो गया है, जैसे अभी पढ़े थे ना, फूड क्राइसिस, मतलब फूड की संकट पड़ गई। आया समझ में वर्ड मीनिंग? देखो कितना अच्छा से वो चल रहा है तुम लोगों का, पैसेज भी चल रहा है, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी चल रहा है, उसी पैसेज से रिलेटेड, दोनों साथ चल रहा है। सबसे अच्छा तरीका है ये चीज करने का। नेक्स्ट ब्राउट, ब्राउट मतलब होता है लाया हुआ या लाना किसी चीज को, ठीक है, उसे ब्राउट कहते हैं, यानी टू कैरी और टेक समथिंग और समवन टू ए प्लेस, किसी प्लेस पर क्या करना, किसी चीज को लाना या लाया हुआ हो। इम्यून, इम्यून मतलब प्रतिरक्षित, जिसे कहते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज, किसी डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखना, जैसे इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उसको बहुत ज्यादा जल्दी बीमारी पड़ता है, बीमार होता रहता है, होता है ना, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो जल्दी बीमार पड़ता है नहीं, क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो डिजीज से लड़ पाता है, डिजीजों से। आया समझ में? इम्यून मतलब वही होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज। फॉलिंग इनटू, फॉलिंग इनटू मतलब गिर जाना, फॉल मतलब क्या होता है? गिरना, फॉलिंग इनटू मतलब कहीं गिर जाना, नीचे गिर जाना, यानी टू ड्रॉप या डिसेंड, डिसेंड मतलब क्या होता है? जैसे एक्सेंड, एक्सेंड मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना, डिसलेशन मतलब घटना, उसी तरह डिसेंड, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, पड़े हो गए, तो वही होता है डिसेंड, आईएनजी हटा दिया गया। डिसेंड इनटू समथिंग, यानी कोई चीज में गिरावट होना, उसी को कहते हैं डिसेंड, गिरना। ट्रैप, ट्रैप मतलब क्या होता है? लक्ष्यहीन या आलस से, या फिर किसी लक्ष्य को खोजे बिना या उस तक पहुंचे बिना चलते रहना। अब बताओ, तुमको कोई चीज पता ही नहीं है, जंगल में छोड़ दिए हैं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है रास्ता उसका, तो क्या हो गया? तुम जंगल में ट्रैप हो गए, फंस गए। आया समझ में? अब बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकोगे, क्योंकि तुम्हें तो लक्ष्य पता ही नहीं है कि इस रास्ते से जाएंगे तो वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, बस भटक रहे हो, उसी को कहते हैं ट्रैप। आया समझ में? ट्रैप नहीं आया? नेक्स्ट आओ, एक्सप्लोइटिंग, एक्सप्लोइटिंग मतलब शोषण करना होता है, ठीक है, जैसे वो क्या मनी लेंडर कर रहे थे, एक्सप्लोइटिंग कर रहे थे, तो वही था। यानी टू यूज समवन और समथिंग अनफेयरली, अनफेयरली मतलब फेयर मतलब क्या होता है?
सही तरीके से, अनफेयरली मतलब जो गलत तरीके से होता है उसी को कहते हो। फॉर वंस ओन एडवांटेज, यानी खुद के एडवांटेज के लिए कुछ गलत तरीके से चीजें करना, आया समझ में? हाँ। फर्दर, फर्दर मतलब आगे बढ़ना। अभी आया था ना फर्दर, उसके बाद एक आया था पैसेज में पहला ही वर्ड था फर्दर, उसका मतलब है आगे। ठीक है, फर्दर यानी मोर डिस्टेंस और एडवांस। ठीक है, उसे कहते हैं आगे को। स्ट्रिंज्ड, स्ट्रिंज मतलब कठोर होता है, स्ट्रिक्ट या फिर डिमांडिंग करना। ठीक है, उसे को कहते हैं कठोर। कंसाइनमेंट्स, कंसाइनमेंट मतलब खेप या जो माल होता है। ठीक है, जो कहते हैं यानी एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंट टू ए पर्सन और ए प्लेस। ठीक है, किसी पर्सन को किसी गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। किसी सामान को किसी पर्सन के पास या किसी जगह पे भेजना। जैसे क्या हुआ था, इंडिया जो भेजे थे माल यूरोप या उसमें, तो वही कंसाइनमेंट्स। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सारा वर्ड मीनिंग हम लोग का हो गया कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टू। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एम क्या था, लक्ष्य क्या था ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का? पहला ऑप्शन, कीप द सॉइल अलाइव, कि हमारा सॉइल जो है वो अलाइव रहे, जिंदा रहे, इसका लक्ष्य था। दूसरा वाला, कीप द सॉइल इन गुड हेल्थ, कि हमारा सॉइल जो है वो अच्छा हेल्थ में रहे। तीसरा, कीप द सॉइल वेट, जो सॉइल है वो गीला रहे, ये लक्ष्य था हमारा। या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों, तो डी। आया समझ में? नेक्स्ट ऑफ, आगे बढ़ जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर यूज्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सा चीज इसमें से यूज्ड में आता है? पहला है ऑर्गेनिक वेस्ट, बेनिफिशियल माइक्रोब्स, बायोलॉजिकल मटेरियल्स, या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स आर निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, सॉरी इनऑर्गेनिक फार्मिंग, इनऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए निगेटिव इम्पैक्ट क्या है इन सब में से? क्या ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, जो भी इनऑर्गेनिक फार्मिंग का निगेटिव इम्पैक्ट था उसका। हाँ, इनऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, वही केमिकल फार्मिंग। इनऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ, केमिकल फार्मिंग। तो केमिकल फार्मिंग का निगेटिव इम्पैक्ट क्या था? सूखा पड़ जा रहा था, लैंड का फर्टिलिटी कम हो जा रहा था। उसके बाद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स थे, ठीक है, जो किसान डालते थे वो करते थे कि लैंड ग्रो करे, वो करे, प्लांट्स ग्रो हों, तो वो ज्यादा बढ़ाना पड़ा। ठीक है, इसका ये एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि उसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गया था फार्मर का। ठीक है, पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन हो रहा था, फार्मर डेथ कर रहे थे, फार्मर मर रहे थे। और फूड एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन पढ़ के आए थे, मिलावट करना, पढ़े थे हम लोग, याद करो, देखो या यूज हुआ, एडल्ट्रेशन पढ़े थे ना, मिलावट करना। तो क्या होगा, ए एंड बी, 2 या 3, 5 एंड 6, या 2 एंड 5? तो 2 एंड 3, बी ऑप्शन। 2 में क्या कह रहा है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, और इंक्रीजिंग एंड पेस्टिसाइड। हाँ, यही दो हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन कैसे हो सकता है, उसमें तो नहीं। फूड, हाँ पैसेज के हिसाब से करना है, कल ही बताए थे। ठीक है, तो इसमें तो पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर कहीं बात ही नहीं हुआ था पैसेज में। फूड एडल्ट्रेशन के बारे में, मिलावट के बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ है। उसके बाद फार्मर का डेथ है, वो तो अलग ही केस था, वो तो मनी लेंडर की वजह से हो रहा था। आ रहा है समझ में? हाँ, वो तो मनी लेंडर की वजह से हो रहा था, इसकी वजह से थोड़ी हो रहा था। ठीक है, उसके बाद ड्रॉट, सूखा, सूखा, सूखा से तो कोई लेना देना नहीं था पैसेज में, बच गए यही दोनों जो पैसेज में भी बात हुआ है। बस यही हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। आया समझ में? नेक्स्ट, आगे बढ़ो। हाउ कैन वी से दैट इंडियन फार्मर्स प्रैक्टिस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो कैसे मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिसाइज्ड करते थे? वी से दैट, पहला है, द फार्मर यूज्ड नेचुरल फर्टिलाइजर सच एज काउ डंक। फार्मर जो है वो काउ डंक का यूज करते थे। ठीक है, पेस्टिस, देखो इंडिपेंडेंस से पहले का बात हो रहा है, कैसे फार्मर, इंडियन फार्मर जो है वो प्रैक्टिसाइज करते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग को। दूसरा, वो पेस्टिसाइड्स को यूज करते थे, जैसे कोई एनिमल से मिला हो या फिर कोई नेचुरल पेस्टिसाइड्स मिला हो, उसका यूज करते थे। ठीक है, ये भी था, पैसे में बात हुआ था। तीसरा, हाइब्रिड सीड्स का यूज करते थे, ये भी बात हुआ था, हाइब्रिड सीड्स का यूज करते थे ना, हाइब्रिड सीड्स का यूज क्राइसिस में, फूड क्राइसिस में हुआ था। तो क्या ये बात सही है, सी वाला? सोच करके बताओ जल्दी।
क्योंकि हाइब्रिड सीड्स कब यूज हुआ था? केमिकल में नहीं, फूड क्राइसिस जब हुआ था हाँ तब, प्लांट को ग्रोथ जल्दी जल्दी करने के लिए, ताकि फूड क्राइसिस खत्म किया जाए, तब हुआ था। हाँ आया समझ में? लेकिन ये इंडिपेंडेंट से पहले पूछ रहा है, ठीक है, तो वो उस समय का बात। कोई दिक्कत? आया समझ में? नेक्स्ट। Why are the consumers willing to pay higher prices of organic produce? आया समझ में? क्यों जो कंज्यूमर्स जो है वो चाहते थे पे करना हाई प्राइस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर, क्यों चाहते थे पे करना? पहला ऑप्शन, बिकॉज दे बिलीव दैट सच प्रोडक्ट इज हेल्दियर, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि ये जो प्रोडक्ट है वो हेल्दी है हमारे लिए। दूसरा, द ऑर्गेनिक मूवमेंट हैज अगेन स्टार्टेड इन इंडिया, जो ऑर्गेनिक मूवमेंट है वो इंडिया में अगेन स्टार्टेड हो गया, इससे तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, एकदम अपोजिट है, ठीक है, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि क्यों वो चाहते थे, यहाँ तो कुछ अलग ही बता रहा है कहानी, तो ये तो ऐसी कड़ी। नेक्स्ट, देयर इज ए राइज इन इंटरनेशनल डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड का डिमांड जो है इंटरनेशनली डिमांड बढ़ गया था इसकी वजह से, तो इंटरनेशनल में डिमांड बढ़ा था, उससे हम लोग का क्या लेना देना, कंज्यूमर का क्या लेना देना? आया समझ में? उससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट, ये तो अलग है। देयर विल बी द लेस एक्सप्लॉयटेशन फॉर फार्मर इन मनी, अरे ये भी तो एकदम अलग है, पूछ कुछ और रहा है, ऑप्शन में कुछ और दिया है, यहाँ पे मीनिंग सिर्फ एक ही का बैठ रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे भी पैसे जाते हैं। नेक्स्ट आओ, मेनी फार्मर्स इन इंडिया आर शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग ड्यू टू, किसकी वजह से? एंड डिमांड्स, दो ऑप्शन Many दिए farmer in India हैं। are shifting due to domestic and हाँ हम्म, कौन सा हो जाएगा? the डोमेस्टिक एंड international इसकी वजह से? हाँ चलो तो ये तो एडवर्ब है। नेक्स्ट बताओ। Which of the following is a हाँ, यहाँ पे ये चीज सही कहा है कि ये तो एडवर्ब है, हाँ और यहाँ देखो ये क्या है हमारा, ये नाम यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या चाहिए हमें? adjective एडजेक्टिव चाहिए, डिमांड्स, ठीक है, क्या चाहिए? एडजेक्टिव, तो ये होगा ना डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट आओ। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, यही है पढ़ने का फायदा, रिवीजन करते रहोगे तो ध्यान में आता रहेगा। Which of the following will be most appropriate title for the new form nature finally विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज के लिए, जो पैसेज अभी पढ़ के आए उसके लिए टाइटल सबसे बढ़िया इन चारों में से कौन सा होगा, ये तुमसे पूछ रहा है, क्या टाइटल दे सकते हैं, ताकि उस टाइटल को पढ़ते ही पूरा पैसेज के बारे में समझ में आ जाए कि हाँ इसके बारे में इस चीज का चर्चा हुआ है। is all पहला है न्यू फॉर्म ऑफ नेचर फ्रेंडली फार्मिंग, यानी नया फॉर्म ऑफ नेचर्स को फ्रेंडली फार्मिंग करना। दूसरा है रिप्लेसिंग द ओल्ड इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी रिप्लेस कर देना ओल्ड इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर्स को, ठीक है, इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर था क्या ओल्ड में, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ए सस्टेनेबल सोल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक लंबा समय वाला सोल्यूशन है, एक लंबे समय का सोल्यूशन है। ऐसा समझे? सस्टेनेबल मतलब क्या पढ़ के आए थे? टिकाऊ होना, लंबे समय से जो टिका हुआ हो। नीड टू रिप्लेस इनऑर्गेनिक फार्मिंग, इनऑर्गेनिक फार्मिंग को रिप्लेस करना ये जरूरी है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ी रिप्लेस करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को रिप्लेस करना है। inorganic ना गुड, इनऑर्गेनिक को क्या करना? रिप्लेस करना, हटाना, कहा किससे? ऑर्गेनिक से। लेकिन ये तो उससे पूरा मीनिंग बैठ नहीं रहा है, मेन सेम पूरा अगर बेस्ट मीनिंग देखें तो सी का बैठ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि क्या है, एक लंबे समय का सोल्यूशन है, टिकाऊ है, ये एक टाइटल लग रहा है अच्छा, तो ये होगा हमारा, क्या हो सकता है? सी वाला ऑप्शन हो सकता है। आया समझ में? नेक्स्ट आओ। आया समझ में पैसेज कैसे सॉल्व करना होता है? Select the option that makes the correct use of security as used in the passage to fill in the blank space. सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको यूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो बताओ। security security क्या हो सकता है?
नहीं है समझ में? जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी हाँ एज यूज्ड इन पैसेज, पैसेज में जो कि यूज हुआ है सिक्योरिटी, हाँ ठीक है, इसको अगर हम सेंटेंस में रखेंगे, सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? तो फिल इन द ब्लैंक स्पेस, फिल इन द ब्लैंक स्पेस में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कह रहा है ब्रैडी एंड हिज मैन, जो ब्रेडी था उसका और उसका जो मैन व्यक्ति जो थे, पॉज्ड आफ्टर टू रिजिट, दो रिजिट के बाद वो रुक गए इन्फेक्शन करते समय, सिक्योरिटी इन्फेक्शन। क्या यहाँ पे मीनिंग बैठ रहा है उसका? ऐसे मीनिंग बैठा बैठा के देखना है सेंटेंस में, सिक्योरिटी रखो ब्लैंक की जगह पे और मीनिंग बैठा करके देखो। अगर बैठ गया तो बैठ गया तो वही ऑप्शन है, यही चारों में से कोई एक होगा जिसमें मीनिंग बैठा होगा। जैसे आवर पर्सनल सिक्योरिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंटली ऑन हाई अलर्ट, इसका मीनिंग बैठ रहा है शायद, कि नहीं बैठ रहा है? नेक्स्ट आओ, he soon returned to announce that he was unable to confirm anything via the international social, क्या है यहाँ पर? सिक्योरिटी डेथ रिकॉर्ड, यही सही है। नहीं ठीक है। तो ऐसे मीनिंग बैठा बैठा करके देखना है, कर लोगे? हम्म, कर लोगे ना? हम्म, तो सी वाले में मीनिंग बैठ रहा है सिक्योरिटी का, कि हाँ सिक्योरिटी वहां रखने के बाद एक मीनिंग बन रहा है समझ में? वही होता है, कोई दिक्कत है? नहीं वैसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सिक्योरिटी नेक्स्ट आओ, मैनी फार्मर्स टुडे आर शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत से फार्मर आज जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन इंक्रीजिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड का डिपेंडिंग जो है वो बढ़ गया, ठीक है। मेनी नॉन ऑर्गेनिक कंसाइनमेंट्स वेयर कैंसिल्ड, क्योंकि बहुत सारे नॉन ऑर्गेनिक कंसाइनमेंट को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है? वापस भेज दिया गया, कैंसिल कर दिया गया भेज करके। केमिकल फार्मिंग लीड्स टू लॉस द लैंड फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ दीज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस आया समझ में? नेक्स्ट आओ, तीन और बचे हुए हैं। हाँ, क्या हो जाएगा? पहला है स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट के बारे में बताना है, जो पैसेज में यूज हुआ है स्ट्रिंजेंट मीनिंग, उसके बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पूछा है। ध्यान से देखेंगे कि इन सब ऑप्शन में से, इन सब में से 6 वर्ड में से कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्ट मीनिंग बैठा रहा है स्ट्रिंजेंट से। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे, कठोर होता है, रिजिड होता है ना। तो जो जो रिजिड कठोर को नहीं बता रहा है वो गलत होगा। पहला हार्ड हो सकता है, स्ट्रिक्ट हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। फर्म भी मतलब होता है अपना एक फर्म रखना, लक्ष्य पूरा एकदम दृढ़ लक्ष्य रखना, फर्म करना उसी को कहते हैं। रिजिड मजबूत, जो कठोर होते हैं। टफ, टफ तो पता है टफ होता है। फ्लेक्सिबल नहीं होगा, फ्लेक्सिबल मतलब तो होता है जो एकदम फ्लेक्सिबल है, हाँ लूज 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 है एकदम, फ्लेक्सिबल है एकदम। आया समझ में? उसी को कहते हैं। यानी ये फोर्थ वाला को छोड़कर बाकी सब तो सही है। देख लो फोर्थ वाला कहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं, इसमें दिख रहा है और और इसमें, पहले उसको और इसमें भी नहीं दिख रहा है काटेंगे और इसमें नहीं दिख रहा है। अब यानी अब एक और वन तो 3 में अब देखना पड़ेगा। वन तो तो नहीं मेरे ख्याल से 1 तो एकदम कंफर्म है। कंफर्म है अब मान लो हमको फॉर्म के मीनिंग नहीं पता था, हाँ आया समझ में? तो कौन सा हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। कहाँ गया? बी ऑप्शन। आया समझ में यहाँ पर कि नहीं आया? इस तरीके से करना है, वो तो flexible है। ठीक है। भैया 10 ही क्वेश्चन था ना हाँ नहीं, ये पुराना को हम उठा के लाए ना पैसेज, अच्छा उस समय का था ये। अब यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं हाँ क्या दिक्कत बताओ? अब तो बोले 3 4 होगा था हाँ वन फोर पे कैसे चलेगा 3 और 4, तो 1 4 क्यों हो गया? अब जरा बताओ ऐसा क्यों हो गया? खुद से थोड़ा लगाओ दिमाग। हार्ड हार्ड था इनकरेक्ट कुछ आता है हम्म इनकरेक्ट तो क्या इनकरेक्ट हो सकता है बताओ? हार्ड हार्ड सोचो। हार्ड पूरा जो टाइट हो गया हार्ड वही होता है हार्ड सॉलिड नहीं सोच पा रहे हो? थोड़ा सोचो और अच्छे तरीके से। क्यों हम लोग जो है डी ऑप्शन को चूज किए? चलो एक बार आते हैं स्ट्रिंजेंट के पास।
क्रैक बोले तो टूटेगा थोड़ी ना, हार्ड हुआ है लेकिन ये देखो बोल्ट होगा। कहाँ गया, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर, डिमांडिंग या स्ट्रिक्ट होना। ठीक है यार, डिमांडिंग जो डिमांड में है अभी, ज्यादा डिमांड में है उसे कहते हैं। ठीक है, जो कठोर होते हैं लोग से स्ट्रिंजेंट कहते हैं। ठीक है, अब बताओ उसमें से कौन सा करेक्ट होगा। 1 और 4 होगा। 1 और 4 जो है वो हमारा क्या है, इनकरेक्टली ही है। स्टेट टू मीनिंग, जो मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं किसका, स्ट्रिंजेंट का। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग वो निकाल नहीं पा रहे हैं, क्यों, हार्ड क्यों नहीं निकाल पा रहा है मीनिंग, बताओ ऐसा है। पैसेज में ये सब यूज हुआ है क्या, टफ, पैसेज में तो फिल्म भी नहीं टर्फ, फर्म, फर्म तो यूज हुआ है, फर्म यूज हुआ है ना। वहाँ लिखा है यूज इन द पैसेज, जो सेंटेंस एज पैसेज यूज, में यूज अरे ये स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट के बारे में लिखा है कि एज यूज इन द पैसेज। ठीक है, एज यूज इन द पैसेज, तो क्या हो सकता है इसमें, मीनिंग नहीं बैठ पा रहा है, तो वही ना। वही लग रहा है। हाँ, वन ये कहीं गलत तो नहीं कर दिया हम। ऐसा नहीं ना है भाई, आप कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग। नहीं यार, कहाँ है इसमें ऑप्शन, देखो जरा। 10 नंबर 1 और 4। 1 और 4 सही तो है। अब वहां पे वो हार्ड मीनिंग क्यों नहीं बैठा पा रहा है, इसके बारे में सोचो जरा, क्यों नहीं बैठ पा रहा वहां मीनिंग। हम्म, क्यों नहीं बैठ पा रहा है। फ्लेक्सिबल मतलब होता है नाजुक सा, ठीक है। हार्ड मतलब कठोर होता है, कड़ा होता है ना, जो एकदम हार्ड है। ठीक है, टफनेस, टफ, हार्ड का टफ भी बन सकता है। तो हार्ड यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है, और फ्रॉम ही क्यों हो सकता है। ऑप्शन जो थर्ड वाला फर्म है वो हो सकता है, लेकिन हार्ड नहीं हो सकता। सेम का मालूम क्या आता है? फर्म मतलब वही बताया ना, जो एकदम वो हो, क्या कहते हैं, दिमाग में बुद्धिमान नहीं कहते हैं, एकदम दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं, फर्म, चीज दृढ़ निश्चय रखना, कठोर रहना। अपने लक्ष्य हम्म, नहीं बैठा पा रहे हो, कुछ सोचो ऐसा जो लगे कि हो जाए, ऐसा कुछ है। ठीक है, जो ये भी लगाए होंगे टिक, बी वाला जो डी वाला, तो वो दोनों ही करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। आया समझ में, नहीं है तो ये हो सकता है। इससे यहाँ पे एग्जामिनर का थोड़ा सा वो है। नेक्स्ट आओ, व्हाट इम्पैक्ट हैज एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन केमिकल फार्मिंग क्रिएटेड। कौन सा इम्पैक्ट जो है वो एक्सटेंसिव डिपेंड कर दिया केमिकल फार्मिंग को क्रिएट करने में, कौन सा इफेक्ट, इम्पैक्ट। और जब ये कैसे चलोगे हम्म, फ्रूट कैसे चलोगे और कुछ, कैसे तो केमिकल पहले तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझे, बस फूड क्राइसिस फिल्टर करते रह रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है, what impact has extensive dependence on chemical farming created। जब हमने केमिकल फार्मिंग क्रिएट किया, बहुत ज्यादा मात्रा में डिपेंड हो गए उस पर, तो किस तरीके का हालत बना, इम्पैक्ट किस तरीके का हालत बन गया, वाट इम्पैक्ट क्या पड़ा उसकी वजह से, जब हम एक्सटेंसिव, हाँ क्या प्रभाव पड़ गया, जब हम एक्सटेंसिव डिपेंड हो गए किस पर, और केमिकल फार्मिंग पर। तभी हम लोग देखते हैं सॉइल का फर्टिलिटी यूज हो गया, पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज करने लगे, कॉस्ट ज्यादा लगने लगा फार्मिंग का, यही सब तो था। हाँ, आया समझ में, यही सब लिखना होगा। उसी तरह नेक्स्ट, वाई आर मेनी फार्मर्स इन इंडिया कमिटिंग सुसाइड। क्यों बहुत सारे फार्मर्स जो है वो कमिट करने लगे सुसाइड्स, क्योंकि मनी लेंडर्स की वजह से। यही सब लिख दोगे वहां पर, कोई दिक्कत है। यही हो जाएगा यहाँ पर, इन इंडिया फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग एंड एक्सप्लोटिंग बाय मनी लेंडर्स। इसमें रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर, इम्यून सिस्टम जो पेट्स का उसको इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फार्मिंग जो है वो बढ़ गया, एक्सक्लेट कर गया। आया समझ में कि नहीं आया। तो इस तरीके से ये सब पैसेज को सॉल्व करना होता है।
मजा आया? नहीं आया? आ गया। अब और ज्यादा टाइम है नहीं कि अगले पैसेज पे जाए, एक ही पैसेज में टाइम खत्म हो गया। क्या हो गया, कोई दिक्कत? नहीं कोई डाउट है क्या? नहीं क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? अभी अंधेरा नहीं अच्छा, अभी तक अंधेरा नहीं हुआ। अब एक और डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। ये दूसरे टाइप का है, दूसरे टाइप इन द सेंस जिसमें हम लोग पढ़े थे कि कहानी कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और बहका देता है, क्योंकि ये वाला तो थोड़ा इजी बेसिस पे था। ठीक है, एक से कनेक्ट लेकिन अब जो वाला जो एक आएगा, जो दूसरा स्वाद देंगे तुम लोगों को, ठीक है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा किस्म का, तो हम लोग को हर टाइप का पैसेज को सॉल्व करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका मीनिंग समझना थोड़ा टेढ़ा है। आया समझ में? जैसे अभी तुम पढ़ के ही देख लो, कुछ नहीं समझ में आएगा। पढ़ो जरा। The choices we make on a daily basis, during lifting heavy portion दिया क्या कुछ वो थोड़ी देगा बताएगा, नीचे क्वेश्चन ही पूछा है कि टाइटल बताओ इसका, तू कहे के लिए बताएगा तुमको कि किस पे दिया है। देखो यहाँ चॉइसेस को वर्क से जो है कनेक्ट करके बोला है। द चॉइसेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस, जो डेली बेसिस पे हम लोग जो वर्क करते हैं, ठीक है, जो वर्क करते हैं। वियरिंग ए सीट बेल्ट, जैसे सीट बेल्ट को वियर करना। ठीक है, और ये जिम के बारे में थोड़ा सा कनेक्ट किया है कि सीट बेल्ट को वियर करना, हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट को उठाना। ठीक है, बहुत से हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट को उठाना करेक्टिवली पोर्शन में, ताकि जैसे तैसे उठाओगे तो इधर उधर मचक जाएगा तुम्हारा शरीर। एक करेक्टिवली पोर्शन में हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट को उठाना। पर्पजली, पर्पजली मतलब क्या होता है? ये संभावना होता है प्रपोजली का मतलब। ठीक है, संभावना जग व्यक्त कर रहा है राइटर। क्या चीज? प्रपोजली स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन। और तुम क्या करते हो? बहुत से चीजों में जो डेंजरस है उससे तुम दूर रहना चाहते हो। ठीक है, उससे तुम दूर बचना चाहते हो। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। कैन आइदर इंश्योर आवर सेफ्टी, क्योंकि तुम अपना सबसे पहले सेफ्टी रखना चाहते हो। ठीक है, और ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली, सॉरी, पोटेंशियली का मतलब संभावना होता है ना, यहाँ पर हमने प्रपोजली का बता दिया। प्रपोजली मतलब क्या होता है? अलग अलग किस्म किसी को प्रपोजली करना, यानी क्या करना? किसी पर्पज में होता है। ठीक है, किसी पर्पज से, पर्पजली। स्टेइंग आउट मतलब इग्नोर करना। ठीक है, किस चीज का? कोई भी डेंजरस सिचुएशन को इग्नोर करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि उससे क्या हो सकता है, अपने सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए जो डेंजरस सिचुएशन उससे बचते हो। ठीक है, इंश्योर, अरे इंश्योर मतलब क्या होता है? किसी चीज से इंश्योर करना। हाँ, जैसे एक तरह से कहो इंश्योर करने को, अरे माइंड में आ रहा है यार। नहीं नहीं, इंश्योर करने का मतलब होता है कंफर्म करना। इंश्योर करने का मतलब क्या होता है? कंफर्म कर लेना। तो क्या होता है यहाँ पर? कैन आइदर इंश्योर आवर सेफ्टी, तुम अपने सेफ्टी को कंफर्म करते हो, इंश्योर कर लेते हो। ठीक है, अब देखो, जब तुम अपने डेंजरस सिचुएशन में कभी जाओगे ही नहीं, तो तुम्हारा सेफ्टी तो ऐसे कंफर्म हो गया। आया समझ में? तो इसलिए तुम डेंजरस सिचुएशन को क्या करते हो? इग्नोर करते हो, स्टे आउट करते हो। ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस, और पोटेंशियली मतलब क्या होता है? संभावना। ठीक है, संभावने रूप से अगर लग भी गए किसी डेंजरस काम में, तो हो सकता है कि तुम्हारा क्या हो सके, तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाए, हार्मफुल। कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसा वो बन जाए सिचुएशन, जिसमें तुम्हारा क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, तुमको चोट लग सकता है, हार्मफुल सर्कमस्टांसेस हो सकता है। आया समझ में? ये देखो, एक पैराग्राफ में इतना वो था, टेढ़ा मेढ़ा चीजें। ठीक है, इस तरह का ही पैसेज आता है। यू एंड आई, यानी तुम और मैं, नीड टू मेक ए डिसीजन, ये डिसीजन लेना एकदम जरूरी हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में बात नीड टू मेक ए डिसीजन मतलब डिसीजन लेना ही एकदम क्या हो गया? नीड मतलब जरूरी है ये डिसीजन लेना। ठीक है, दैट जो कि वी आर गोइंग टू गेट, कि हम लोग कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं, क्या चीज जा रहे हैं करने? टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर, कि हम जा रहे हैं ये चीज करने, किस चीज को? अपने लाइफ को ऑर्डर में करने। अपने लाइफ को ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है? अरेंज करना, सिस्टम में रखना अपने लाइफ को। एक सिस्टम ऐसा है, कुछ
पते नहीं है, कुछ शेड्यूल ही नहीं है। आया समझ में? अपना एक एक व्यक्ति का लाइफ ऐसे ही कुछ शेड्यूल ही नहीं है, तो एकदम केयरलेस पर्सन होगा वो, शेड्यूल नहीं है उसका, कुछ भी कर रहा है। एक है कि अपना शेड्यूल पूरा एकदम फिक्स है उसका, ठीक है, तो कैसा होगा? एकदम केयरफुल पर्सन होगा, ठीक है। तो वैसा, तो वही कह रहा है कि हमें और आपको ये जरूरी है ये डिसीजन लेना कि क्या करने जाने के लिए, अपने लाइफ को ऑर्डर में करने के लिए। आया समझ में कि नहीं आया? एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल करने के लिए अपने आप को एक्सरसाइज करो ताकि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। वेल डिसिप्लिन में रहने के लिए, ठीक है। एंड इस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज, और अपने अगल बगल एक बाउंड्री को इस्टेब्लिश करो। अब ये नहीं कि ईंटा पत्थर लेकर के बाउंड्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो नहीं। एक ऑर्डर, एक अपना निश्चित बाउंड्री बनाओ कि उससे बाहर हमें नहीं जाना है। आया समझ में? यानी एक अपना लिमिट जो है फिक्स करो कि हमें इससे बाहर नहीं जाना है, हमारा जितना लिमिट है हम उतना ही रहेंगे। वो चीज कह रहा है ये। बॉर्डर इन आवर लाइफ, अपने लाइफ में एक बॉर्डर क्रिएट करो। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज करना, ठीक है। वी कैन डू, और ये हम कर सकते हैं। वी कैन डू, ये हम कर सकते हैं। ए लाइफ विथ आवर डिसिप्लिन, सॉरी यहाँ देखो विदाउट एक साथ होगा, ये गलत लिखा है, ठीक है। ये दोनों विदाउट क्या होगा? एक साथ है। तो द लाइफ विदाउट डिसिप्लिन, ऐसा लाइफ जिसमें डिसिप्लिन है ही नहीं। लाइफ विदाउट डिसिप्लिन, ऐसा लाइफ जिसमें डिसिप्लिन है ही नहीं, तो वो लाइफ कैसा होगा? एकदम केयरलेस होगा। एकदम कैसा होगा? केयरलेसनेस लाइफ होगा, कोई केयर है ही नहीं। तो पूरा उसका लाइफ कैसे भरा होगा? केयरलेस से भरा होगा। देन थर्ड, वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं, ठीक है। वी कैन थिंक, इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग कि टू लिव लाइफ ऑन द एज, कि जो किनारे पे जो जीवन जीना है वो कितना आनंदमय है, ठीक है। एक्साइटिंग है, कितना एक्साइटिंग है किनारे पे जिंदगी को जीना। देखो कहाँ कैसे टेढ़ा मेढ़ा क्या लेके जा रहा है पैसेज को। आ रहा है समझ में? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? पैसेज नहीं आ रहा है? आया समझ में? तो यही है डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ठीक है। वी लाइक द इमेज, हम लोग जो है वो इस टाइप की इमेज को लाइक करते हैं। कैसे? जैसे ये दैट्स मी, लिविंग ऑन द एज, यानी कि किनारे पे जीना। ऐसे जो पिक्चर्स होते हैं, उस पिक्चर्स को हम लोग लाइक करते हैं, ऐसा हम पसंद करते हैं, ठीक है। तो होता है ना कुछ लोग बीच पे जा रहे घूमने, तो यह फोटो एकदम खींच के डालते हैं स्टाइलिश में, करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा लगता है अपना लाइफ को एकदम फ्रीली जी रहे हो। तो ऐसे पिक्चर्स को जीना लोग पसंद करते हैं। है समझ में? ये कह रहा है राइटर। वो हो, ये सब तरीके के चीजें वो जीना पसंद करते हैं। इट्स बिकम ए पॉपुलर वे, ये एक पॉपुलर वे बन गया है, पॉपुलर तरीका बन गया है क्या चीज करने को? टू लुक एट लाइफ, अपने लाइफ को इस नजरिए से देखने का एक पॉपुलर तरीका बन गया है। आया समझ में कि नहीं आया? बट इफ यू सी, लेकिन अगर आप देखें क्या चीज, इवन हाईवे हैव लाइंस, कि जो रोडवेज होती हैं उनके भी साइड साइड में लाइंस लगे हुए रहते हैं। लाइन जो है रेखा घिंचा हुआ रहता है, व्हाइट पट्टी पट्टी जिसे कहते हो, वो भी घिसा हुआ रहता है, ठीक है। विच प्रोवाइडेड मार्जिन ऑफ आवर सेफ्टी, जो कि हमारे सेफ्टी को मार्जिन प्रोवाइड करता है कि अगर तुम उससे बाहर गए तो बाहर ही चले गए, देश से मतलब दुनिया से बाहर चले गए। आया समझ में? और एक बीच वाला पट्टी है, अगर बीच बीच में चले तब भी दुनिया से बाहर चले गए। आया समझ में? दुनिया से बाहर समझे? कहाँ? गॉड के पास, चल ठीक है। तो वही कह रहा है कि विच प्रोवाइडेड मार्जिन ऑफ आवर सेफ्टी, वो हमारे सेफ्टी को मार्जिन करता है कि इससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि उससे बाहर गए। वाइल वी ड्राइविंग, जब हम ड्राइव कर रहे हो, इफ वी ड्राइव कर रहे हो, इस किस चीज को ये रिलेट कर रहा है कि जो ड्राइवर है उसने पट्टी बाउंड्री बना रखा है। ड्राइवर को पता है कि ये हमारा बाउंड्री है, इससे बाहर गए तो लाइफ खत्म। तो उसी तरीके से हम अपने जिंदगी में भी बाउंड्री बनाए, एक लिमिट तय करें कि अगर हम इससे बाहर गए तो हम बर्बाद हो गए, ठीक है। वो इससे कनेक्ट कर रहा है हाईवे की लाइन को, राइटर इस चीज को कनेक्ट कर रहा है। समझ में आया? तो ऐसे पैसेज को पढ़ पढ़ के समझना होगा कि राइटर किस चीज को कहाँ कनेक्ट कर रहा है। वी आर है ना, हाँ, विल विल वी आर ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग कर रहे हो। इफ वी गो ओवर, और अगर तुम इससे ओवर हुए, यानी उससे जैसी पार हुए, गो ओवर मतलब पार कर जाना, गो ओवर मतलब पार करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है।
देख रहे हो फ्रेजल वर्ब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, गो ओवर। गो ओवर मतलब पार कर जाना, फ्रेजल वर्ब। तो अगर तुम इससे पार कर गए, यानी वो जो पट्टी है उससे पार किए, तो वी विल गो इनटू द डिच। डिच मतलब गड्ढा। तुम कहाँ चले जाओगे? गड्ढे में चले जाओगे। इफ वी क्रॉस ओवर द लाइन इन द मिडिल, और अगर तुमने मिडिल लाइन को क्रॉस किया, यानी अपोजिट वाले रोड में चले गए, इस रोड से जा रहे हो, इस मिडिल लाइन को क्रॉस करके उसमें चले गए, ठीक है, तो इफ वी क्रॉस द मिडिल लाइन देन वी गेट टू द गॉड। तुम भगवान के पास चले जाओगे। किल्ड मतलब क्या है? भगवान ही पास तो जाओगे ना। तो तुम कहाँ चले जाओगे? भगवान के पास चले जाओगे, ठीक है। एंड वी लाइक दूज लाइन्स, और लेकिन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस लाइन को पसंद करते हैं, ठीक है। क्यों करते पसंद? क्योंकि वो लाइन जो है वो हमें हेल्प करता है हमारे सेफ्टी को। वो लाइन हमारे क्या करता है? हेल्प करता है सेफ्टी को, कि भैया इससे आगे नहीं जाना है, ये जो है वो इस रोड को बांट रहा है। आया समझ में? तो वो क्या कर रहा है? मदद कर रहा है सेफ्टी के लिए। हाईवे पे लगा है। आया समझ में कि नहीं आया? तो इसलिए हम उसको पसंद करते हैं। समटाइम्स वी डू नॉट इवन रियलाइज हाउ लाइन्स हेल्प टू कीप अस सेफ। कुछ समय तो हमको ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि वो लाइन जो है वो कैसे हमें सेव कर रहा है। ये तो हमें महसूस ही नहीं होता है कि वो लाइन कैसे सेव कर रहा है हमें। हमें वो कैसे सेव कर रहा है? अगर वो नहीं होता तब भी तो हम सेफ होते, ये तो महसूस ही नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, रात में जब जाओगे तो वो लाइन का फायदा तुम्हें समझ में आएगा। जगह वो जलता है है समझ में? ठीक है। खास करके पहाड़ी इलाकों में जो व्हाइट वाला पट्टी होता है, रात को जब लाइट का जो कार का लाइट उससे पड़ता है तो वो बताता है कि इसके बाद कब किनारा खाई है समझ में? अगर वो ना हो पता नहीं चलेगा कि खाई है कि क्या, क्योंकि सब जगह अंधेरा अंधेरा है। और ऐसे मुड़ा आया समझ में? तो ये सेफ्टी देता है। तो यही पैसेज है, इसको हम लोग कल करेंगे। मजा आया? ये भी पैसेज अच्छा पैसेज है। बस खत्म। बस खत्म कहाँ अभी है? अभी ट्रेलर है। आया समझ में? यहाँ के बाद खत्म हो जाएगा। फिर ये सारे क्वेश्चंस देखो, इसके वर्ड मीनिंग कितने हैं? एक पेज, गिनते जाओ पेज। 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 7 पेज का है। देख रहे हो कितना डिटेल में ले जा रहे हैं वर्ड मीनिंग को भी। 42 हुआ। वर्ड मीनिंग को भी कितने डिटेल में ले जा रहे हैं, ताकि यहाँ से तुम्हारा मीनिंग भी सब क्या होता रहे? कंप्लीट होते रहे, वर्ड मीनिंग भी तैयार होता रहे। ठीक है। वर्ड मीनिंग को ये सबको एक अलग कॉपी में उतारते जाओ। हम भी वही तो ये चीज करो, ठीक है। तो इस पैसेज को कल डिस्कस करते हैं। आया समझ में? उसके बाद इनका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन एक बार देख लें जरा, पढ़ने के बाद कुछ बनेगा कि नहीं। द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज्ड, रीजन बताना है कि क्यों हमें जो है वो किनारे पे जीना चाहिए। हैज बिकम ए पॉपुलर, जो पॉपुलर है, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ द, क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नीड ऑफ द समथिंग डिफरेंट, कि कॉन्स्टेंट नीड है, एक जैसा नीड है, ठीक है, जो कि सबको अलग रखता है, सब चीज से अलग रखता है। समथिंग डिफरेंट, कुछ चीजों से अलग रखता है वो, ठीक है। Population being much younger, exhausting efforts to make change, strong tendency to stay within our limits, ठीक है। strong tendency to stay within our limits, अपने लिमिट्स को पार करके अपने उसमें जीना, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी में जीना। ये नहीं हो सकता है। ये वाला हमको लग रहा है करेक्ट। कांस्टेंट नीड है, ठीक है, फॉर समथिंग डिफरेंट, कुछ इससे डिफरेंट होना है। कांस्टेंट नीड चाहिए हमें, एकदम एक प्रॉपर रास्ता चाहिए, कांस्टेंट चीज चाहिए जो हमें जरूरत है, जो हमें मंजिल तक पहुंचाए। थर्ड है एग्जॉस्टिंग एफर्ट्स, एग्जॉस्टिंग मतलब थका हुआ एफर्ट्स, टू मेक चेंज, कुछ ऐसा चेंज करना जिसमें हम थक जाएं और उससे कुछ चेंज हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे भी आधा पड़े अभी हम लोग, समझ में आया तो इसको करेंगे कल। छुट्टी। देख लीजिए इसका होगा, क्या चीज? इसका देख लीजिए होगा तो। अच्छा इसका होगा क्या? देख लिया जाए। इसमें नहीं लगा है आंसर, इसमें बाद में लगेगा। यहाँ है कांस्टेंट नीड ऑफ समथिंग डिफरेंट। आया समझ में? ये होगा इसका आंसर। चलो छुट्टी।